आयुर्वेद को जिन्होंने इंडिया के अंदर दोबारा से स्टार्ट कर दिया, मतलब लोगों में इतनी जागरूकता पैदा कर दी है, वो सर मेरे सामने बैठे हुए डॉक्टर विकास गुप्ता जी। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका और आपके व्यूअर्स का धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे तो हम सबको पता है आयुर्वेद क्या है। जी जी आयुर्वेद के बारे में अगर मैं एक शब्द में बात खत्म कर दूं तो वो यही है, सही जीवन जीने की कला। यही है आयुर्वेद। यही है आयुर्वेद। और सर आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ दोबारा से जो लोग हैं वो आयुर्वेद पे आ रहे हैं, तो कितना टाइम रिकवर होने में किसी बीमारी से आयुर्वेद में लगता है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि आपने तो इतने सारे हॉस्पिटल्स, आपके इतने सारे स्टूडेंट डॉक्टर हैं, और आप ये मानो कि मेरी नजर में तो आप ही हो जो इंडिया के अंदर दोबारा से आयुर्वेद को लेके आए। अगर कोई भी मनुष्य 100 वर्ष, जो कहा गया कि इंसान के लिए 100 वर्ष की आयु निर्धारित करी ऊपर वाले ने, जी, उस 100 वर्ष की आयु को स्वस्थ रूप से जीने के लिए जी, और बिल्कुल एक जिसे कह सकते हैं जीवन का आनंद लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए केवल 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन का समय चाहिए। अच्छा, केवल 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन। ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन मैंने क्यों कहा? 3 दिन जिनकी बीमारी अभी शुरुआत ली है, जिनकी बीमारी थोड़ी लंबे समय से 5 दिन, और जिसकी और लंबे समय उनको 7 दिन के लिए। 3 दिनों के अंदर आपके शरीर में लंघनम परम औषधम, जिसे कह सकते हैं हम आयुर्वेद में एक फास्टिंग वर्ड कहते हैं। जैसे आप अपनी फास्टिंग आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली शुरू करते हैं, आपकी बॉडी में जमा टॉक्सिन डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। जी, चाहे आपके जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सर्वाइकल हो, किडनी की समस्या हो, लिवर की हो, हार्ट की हो, लंग्स की हो, ब्रेन की हो, या आपकी कोई नसों की भी तकलीफ है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, केवल 3 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी पॉजिटिव साइन देना शुरू कर देती है। जर्नी तो लंबी होती है, लेकिन शुरुआत जो आप कई सालों से एलोपैथिक दवाइयां खाते खाते जो शुरुआत की उम्मीद बना के बैठे हैं कि कब हम रिकवर होंगे, वो रिकवरी केवल 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन में शुरू हो जाती है। ये किस तरीके की फास्टिंग है सर? देखिए, इसमें कैसे प्रकार की फास्टिंग है, मैं आपके व्यूवर्स के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि भारत आज जो है डायबिटीज और कैंसर की राजधानी है। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट कहीं है तो वो भारत देश में है। अब इसके ऊपर जब आयुर्वेद ने कहा, वो क्या कहा कि डायबिटीज, जो आज डायबिटीज टाइप 2 है, उसके होने के कारण बहुत से लोगों से कारण पता है, मीठा नहीं खाना है बस, अच्छा, सिर्फ यही पता है जी, जबकि इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि ताजा गेहूं, चावल, दूध से बनी चीजें, जी, भोजन के खाते ही तुरंत सो जाना, अधिक चिंता करना, व्यायाम ना करना, ये सारे कारण है डायबिटीज के। लेकिन हमें ये पता है कि सिर्फ शुगर मीठे से होता है। जी बिल्कुल, ये जबकि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट गेहूं में होता है। अगर एक इंसान फिजिकल एक्टिविटी करता है, मान लीजिए कोई खेत में काम कर रहा है, कोई फिजिकल बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसके लिए गेहूं सर्वोत्तम है, क्योंकि उतना ज्यादा स्टार्च उसकी बॉडी को ग्लूकोज के फॉर्म में चाहिए। जी, ऐसे ही चावल है, दूध अगर आप देखें, क्योंकि आप फिटनेस के हैं तो बहुत सारे मैंने आपके चैनल पे देखे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पहलवान भी आपकी वीडियोस को देखते हैं। देखा जाए तो दूध, घी कौन ज्यादा खाता है? वो पहलवान खाते हैं। उनको कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन नहीं होती। इसके साथ में माथुर साहब, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेके जरूर बताना चाहूंगा, व्यूअर्स के लिए बड़े काम की चीज है। हमारे पास मेरे घनिष्ठ मित्र है शमशेर पहलवान जी, हिंद केसरी जीते हुए हैं जी, करीबन 7 फुट उनकी लंबाई है। तो एक बार मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मेरा ना बीपी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, पहलवान जी अखाड़े में गए कितना टाइम हो गया? डॉक्टर साहब वो तो 2 साल हो गए छोड़े हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि डाइट, कह डाइट तो अपनी पहले भी बहुत बढ़िया थी, थाड़ी थी, आज भी डाइट वही है जी। तो कहने का मतलब ये कि आपने खाया लेकिन उसको पचा नहीं पाए जी। अब वो जब खून की नसों में दौड़ेगा और बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर रही है, तो वो जहां भी रुकेगा, किडनी पे रुकेगा तो किडनी खराब करेगा, लिवर पे रुकेगा तो लिवर खराब करेगा, हार्ट में रुकेगा तो हार्ट खराब करेगा, और स्पाइन में रुकेगा तो स्पाइन खराब करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को फिर नॉर्मल लाइफ पे लेके आए कि भैया मेरी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है, भूख नहीं, मैं कितना कैलोरीज डाइजेस्ट कर सकता हूं अथक प्रयास से, उतना ही मैं ग्रहण करूं। तो जो मैंने आपको गेहूं वाली बात बताई, उसकी जगह आज अगर देखें, जो पहले हमारे लोग गांव में मोटा अनाज खाते थे, जवार, बाजरी, रागी,
चना, मक्की, इसमें फाइबर होता था जो आंतों को साफ करते हुए चलता है इसके अंदर, जबकि गेहूं में फाइबर की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है जी, जिसकी वजह से हमारी आंतों में मल सड़ता रहता है और वो सड़न क्या करती है, हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करती है। कोई चीज सड़ रही है तो मक्खियां वहीं आके बैठेंगी। इसी प्रकार इन्फेक्शन के कीटाणु भी आपके शरीर में तभी बैठते हैं जब आपके शरीर में मल सड़ रहा होता है। तो सर फास्टिंग करनी चाहिए? देखिए, फास्टिंग के ऊपर भी मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारा ही भारत का एक टूटा हुआ 48 का हिस्सा, उसमें गुम्मा नाम की सोसाइटी है, पाकिस्तान पीओके में लोग रहते हैं, गूगल पे कोई भी सर्च करके पढ़ सकता है। 65 साल तक वहां की औरतों को महीना आता है। आज तक वहां पर कैंसर और हार्ट से कोई नहीं मरा। एवरेज लाइफ स्पैन पूरी पृथ्वी पे जापान से भी ज्यादा किसी का है तो केवल उनका है। वो मुस्लिम होते हुए भी हफ्ते में जुम्मे के दिन केवल फल और सब्जियां खाते हैं, फास्टिंग करते हैं। जैसे आपकी बॉडी फास्टिंग करती है, जैसे उदाहरण रूपी आप अगर मान लीजिए आज एक्सरसाइज करके आए, आपने जिम किया और आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो अब कुछ भी पड़ा होगा तो आप खा जाओगे, बिल्कुल, और आपकी बॉडी डाइजेस्ट भी कर जाएगी जी। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे रिक्शा चला रहे हैं या गरीब के बच्चे हैं वो बीमार नहीं पड़ रहे, क्योंकि उनकी बॉडी ने वो डाइजेस्ट कर लिया जी। और जैसे आप फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिला ही नहीं, केवल मल्टीविटामिन मिले, तो आपकी बॉडी में जो भी बीमारी पैदा हुई इन द फॉर्म ऑफ कैंसर सेल्स हो, चाहे वो ब्लड यूरिया हो, सेरम क्रेटिनिन हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, बॉडी खुद ही उसको डाइजेस्ट करके खा जाती है जी। तो ये फास्टिंग इस प्रकार करनी चाहिए। तो देखा आपने, अभी सर ने बताया जैसे कि पुराने समय में लोग जो है हमारे, जैसे कि हम भी देखते थे डॉक्टर साहब, हमारे दादा वगैरह फास्टिंग करते थे और उनकी लाइफ बहुत बहुत लंबी रही। तो आज के टाइम पे लोग सर का कहने का मतलब ये है कि जितनी कैलोरी का इंटेक हमारी बॉडी को चाहिए, अगर हम उससे ज्यादा डाल लें और एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो बीमारी का घर बनेगा हमारा शरीर, डेफिनेटली। सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे माइंड में, आपसे बेहतर पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं समझा सकता, वात, पित्त और कफ जी, ठीक है, इन तीनों के जो तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक है ह्यूमन के लिए, वो क्या है? देखिए, वात, पित्त, कफ को मैं बिल्कुल शॉर्ट में व्यूअर्स को बताता हूँ। पंच महाभूत, पंच महाभूत को आप ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी का हर सबसे छोटा हिस्सा जो माइक्रोस्कोप में दिखता है वो है सेल, और जो उससे भी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप में दिखता है उसे कहते हैं नैनो सेल्स। नैनो सेल्स बने नैनो पार्टिकल से। नैनो पार्टिकल क्या है? एयर, स्पेस, फायर, वाटर एंड अर्थ। जब एयर और स्पेस को मिलाते हैं तो हमारी बॉडी में बनता है वात, यानी कि नर्वस सिस्टम। आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी आंतें घूम रही हैं, आपके अंदर ब्लड घूम रहा है, ये सब बात की वजह से। पित्त, पित्त क्या है? इसके अंदर एयर, स्पेस और फायर, आपकी बॉडी का जिसे कह सकते हो केमिकल एक्शन। मैं कुछ भी खाऊंगा मेरी बॉडी में वो डाइजेशन में जाएगा, वो स्टोर के रूप में स्टोर हो जाएगा, जब जरूरत है तो वो फिर से कन्वर्ट होकर एनर्जी में मेरी बॉडी के काम आएगा जी। उसके बाद तीसरी चीज आती है जिसे कहते हैं कफ। कफ क्या होता है? जिसके अंदर एयर, स्पेस, उसके बाद अग्नि, फिर पानी और पृथ्वी, ये सब पांचों को मिलाकर बनती है हमारी बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स। हमारी बॉडी का 80% हिस्सा पानी है, हम सब जानते हैं जी, करेक्ट सर? तो 80% हिस्सा जो पानी है वो कफ की वजह से बना हुआ है। किसी भी चीज का असंतुलन आपकी शरीर में बीमारी लाएगा, खराब। ये तीनों जिसे कह सकते हो, नदी जब तक अपने किनारों में बह रही है खुशहाली लाती है, जब नदी अनकंट्रोल हो जाती है तो बाहर लाती है। यानी वात बढ़ जाएगा तो आप समझ लीजिए आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब, आपका पित्त बढ़ जाएगा तो आपका केमिकल एक्शन डिस्टर्ब, आप कुछ भी कर रहे हो आपकी बॉडी में नहीं लग रहा है, आपकी बॉडी सब कुछ बर्न कर दे रही है, बर्निंग की सेंसेशन होगी, जलन होगी पेट के अंदर, आपका खाने का मन नहीं कर रहा, ये पित्त बढ़ने के लक्षण है, जो गर्मी के मौसम में लगभग लोगों को होता है। कफ बढ़ जाने से शरीर के अंदर सूजन आ जाएगी, शरीर फूल जाएगा, शरीर का अननेसेसरी वेट बढ़ जाएगा। यानी एक तो बॉडी मास इंडेक्स कि भाई मेरी मसल है, मसल नहीं बढ़ी सर, आपके बॉडी में अननेसेसरी पानी भर के फैट बढ़ गया। तो किसी भी चीज का असंतुलन आपके शरीर में नुकसानदेह है। और सबसे पहले जो आपने मुझे पूछा, सबसे पहले बढ़ता है वात। भोजन करते वक्त
स्ट्रेस रखना। आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम को आपने अपनी पूर्ण क्षमता की बजाय थिंकिंग मेथड से डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद पर्याप्त जल का ग्रहण नहीं किया, समय पे भोजन नहीं किया, तो इससे सबसे पहले डिस्टर्ब होता है वात, और वात के डिस्टर्बेंस के बाद पित्त और कफ बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इतने सारे इंस्टीट्यूट भी हैं, इतने सारे कोचिंग सेंटर भी हैं, इलाज के लिए पंचकर्मा के बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं जी। अगर किसी को आयुर्वेद में 12th के बाद, जी देखो भाई मैं सर से डायरेक्ट मिलवा रहा हूँ आप सभी को, अगर किसी को 12th के बाद आयुर्वेद के अंदर अपनी लाइफ के अंदर सेटलमेंट करनी है कि मेरी लाइफ सेट हो जाए यहीं, तो कोई कोर्स अगर आप सजेस्ट करना देखिए, कोर्स ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक अवेयरनेस कोर्स की बात करना चाहूंगा जो माथुर जी हमारे पास कर रहे हैं जी। देखिए, दो प्रकार के कोर्सेस हैं। एक है आपको ज्ञान देने के लिए जी, कि आप सबसे पहले देखिए ज्ञान क्यों जरूरी है। ये शरीर करोड़ों रुपए का है। एक बार बड़ी अच्छी स्टेटमेंट किसी ने कही, एक इंसान लाखों रुपए के लिए, केवल लाखों रुपए के कर्जे के लिए मरने जा रहा था। उसे उसने कहा कि तेरे पास तो करोड़ों रुपए का चीज है, एक किडनी बेचने जा, वो 50 लाख की है, दूसरी किडनी बेच जा, वो 50 लाख की है, बोन मैरो है, बेच दे, करोड़ों रुपए का। तो उस करोड़ों रुपए के शरीर को समझने के लिए पहले आपको बेसिक कोर्स करना चाहिए। वो डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है, जो आपको पंच महाभूत, वात पित्त कफ, शरीर बीमारी कैसे आती है, खान पीन कैसे करना है, किस मौसम में कौन से भोजन का ध्यान रखना है, किससे आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप इतना भी कार्य किसी को बताना शुरू करते हैं तो मान के चलिए आप कंसल्टेंट बन गए, सलाहकार। क्योंकि आज भी अगर कहा जाए तो हमारे पुराणों में भी कहा गया कि जाति कभी भी कर्म प्रधान होती है, वो वर्ण प्रधान नहीं होती है। तो एक तरीके से आप वैद्य थे नहीं, आप वैद्य बन गए ज्ञान लेकर। इसी प्रकार BNYS का कोर्स है, बैचलर नेचुरोपैथी योगिक साइंस का है, पंचकर्मा थेरेपिस्ट का कोर्स है, आयुर्वेदिक डाइटिशियन का कोर्स है। अगर किसी व्यूअर्स को करना है तो अपना जो मेन ब्रांच है वो कहाँ है सर? देखिए, हमारे ना पूरे भारत के अंदर 55 इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इसका प्रैक्टिकल, थ्योरी और हॉस्पिटल पूरा रनिंग होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए हमने सारे इंस्टीट्यूट का गठन किया, जहाँ निरंतर करीबन मान के चलिए प्रतिदिन एक संस्थान में 40 से 50 पेशेंट रोज आते हैं, चिकित्सा लेते हैं। उसके बाद उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, मेडिसिन समझते हैं, लाइफस्टाइल समझते हैं। तो ये कहीं पर भी वो ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों ही अवेलेबल है। लोग जॉब करते करते भी कर सकते हैं जी। डिफाइंड क्लासेस हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न है, पूरे भारत की सीनियर फैकल्टी आयुर्वेदा की उसके अंदर आके ट्रेनिंग देती है। इसके बाद हम लोग उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी हमारे सेशंस होते हैं, वो भी अटेंड कर सकते हैं। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में भी इच्छुक है उनके लिए भी हमारे पास प्रॉपर डिफाइंड करिकुलम भी अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जहां बच्चे पढ़ के प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया। आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती, मैं अभी भी देख रहा हूँ पेशेंट बाहर बैठे हुए हैं। तो भाइयों, ये डॉक्टर विकास गुप्ता जी थे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरी